हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के YouTube क्लास चंद्रेश अग्निहोत्री में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्रिया। इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण आप समझने वाले हैं। साथ ही साथ क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है, यह भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं सर्वप्रथम क्रिया की। क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब होता है कार्य का करना या होना, अर्थात वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बताते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। माने जिन शब्दों से यह पता चले कि क्या कार्य हो रहा है तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे हमने लिखा बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि बच्चा क्या कार्य कर रहा है? बच्चा सो रहा है, तो सोना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। ठीक, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का हम वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हैं, तो आपको हम 3 आधार बताएंगे, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और जो अन्य प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर हम क्रिया को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो क्रिया को हम रचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला रूढ़ क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, रूढ़ क्रिया, रूढ़ अर्थात होता है मूल शब्द, मूल शब्द यानी जो क्रिया का मूल रूप है वह रूढ़ क्रिया कहलाता है। जैसे सोना, हंसना, हंसना क्रिया है। ठीक, अब इस हंसना में ये ना हटा देंगे हम तो मूल क्रिया क्या रह जाएगी? हंस। तो हंस क्या हो गया? ये रूढ़ क्रिया हो जाएगी। जब कोई अन्य शब्द इसमें जुड़ा नहीं होगा तो वह रूढ़ क्रिया होती है। ठीक, जैसे जाग, ये सब क्या है? यह रूढ़ क्रिया के उदाहरण होते हैं। फिर इसके बाद आता है यौगिक क्रिया। यौगिक मतलब 2 शब्दों को मिलाकर के बनी हुई क्रिया यौगिक क्रिया होती है। जैसे हमने लिखा जागना, जागना, जाग रूढ़ क्रिया है, ना शब्द लग गया, ये हो गया जागना, क्रिया हो गई। पढ़ना, पढ़ रूढ़ क्रिया है, ना शब्द लग के ये बन गया यौगिक क्रिया। इस प्रकार से ये यौगिक क्रिया के उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जिनमें 2 शब्दों को मिलाकर के क्रिया पूर्ण होती है उन्हें हम यौगिक क्रिया, और जहां पर मूल शब्द क्रिया को पूर्ण करता है वह रूढ़ क्रिया कहलाते हैं। अब हम देखते हैं यौगिक क्रिया को 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, तो यौगिक क्रिया को हम 4 कौन कौन से भागों में विभाजित करते हैं? पहला है नाम धातु क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। आइए बात करते हैं पहला नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया कोई संज्ञा हो, कोई सर्वनाम हो, कोई विशेषण हो, इन शब्दों से बनने वाली धातु को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। कोई संज्ञा शब्द हो, कोई सर्वनाम शब्द हो, कोई विशेषण शब्द हो, उससे मिलकर के जब क्रिया बनती है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखा है चक्कर, और चक्कर क्या है? चक्कर तो संज्ञा है। इसमें हम जब दूसरा शब्द जोड़ेंगे, इसकी जब हम क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चक्राना। संज्ञा में शब्द जुड़ करके क्रिया बना, इसलिए यह नाम धातु क्रिया है। ठीक,
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर के जब क्रिया पूर्ण होती है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब कोई क्रिया दो शब्दों को मिलाकर पूर्ण हो, माने दो अन्य शब्द यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब आधारित होती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जिसमें दो क्रियाएं आपस में जुड़कर के शब्द को पूर्ण करें वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे है विजय होना, विजय होना। अब विजय एक क्रिया हो गई, होना दूसरी क्रिया हो गई, तो यह संयुक्त क्रिया है, परंतु ये दोनों मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं, इसलिए यहां पर संयुक्त क्रिया है। ठीक इसी प्रकार से हमने उदाहरण लिखा दिखा लाना। दिखाना भी क्रिया है, लाना भी क्रिया है, तो दो क्रियाओं को मिलाकर के एक शब्द के रूप में यहां पर परिवर्तित हुए, इसलिए यह भी संयुक्त क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। इसके पश्चात तीसरा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा अर्थात जब हम किसी दूसरे को प्रेरणा देकर के कार्य पूरा करवाते हैं, माने स्वयं कार्य पूरा नहीं करेंगे, स्वयं कार्य नहीं करेंगे, परंतु दूसरे को हम प्रेरणा देकर के उस कार्य को हम पूर्ण करवाएंगे तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे हमने कहा तुमने रमेश से पत्र लिखवाया। तुमने रमेश से पत्र लिखवाया। अब क्या हुआ, तुमने प्रेरणा दी, ठीक, तो तुम क्या हो गए, प्रेरणार्थक कर्ता। रमेश को प्रेरणा दी गई तो ये हो गया प्रेरणा प्राप्त करने वाला, ठीक, और क्रिया क्या हुई, लिखवाया, यानी प्रेरणा के द्वारा कार्य करवाया गया, माने दूसरे के द्वारा कार्य करवाया गया, इसलिए यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। जब कार्य स्वयं न करके दूसरे को प्रेरणा के माध्यम से कार्य करवाया जाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये तीन भेद यौगिक क्रिया के पूर्ण हुए। चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक माने जब हम किसी का अनुकरण करते हैं, जो ध्वनियां होती हैं जिनका निश्चित है, स्पष्ट है कि वह ध्वनियां निश्चित रहेगी, उनका अनुकरण जब किया जाता है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बकरी की आवाज। अब बकरी की आवाज क्या होगी, तो बकरी की आवाज को हम मिमियाना बोलते हैं। बकरी की आवाज मिमियाना। घोड़े की आवाज हो जाएगा हिनहिनाना, हिनहिनाना। चूड़ियों की आवाज खनखनाना। ये अनुकरणात्मक क्रिया है, जब किसी दूसरे की ध्वनि पर आधारित होती है तो वह हम अनुकरणात्मक क्रिया उसे हम कहते हैं, ठीक। फिर इसके पश्चात है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, तो अकर्मक क्रिया जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। अब इसमें क्या है, कर्म तो है ही नहीं, केवल कर्ता है और क्रिया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जहां पर कर्म का साथ में प्रयोग किया गया होता है, क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग किया जाता है, वहां सकर्मक क्रिया। जैसे उसने पाठ पढ़ा। अब उसने कर्ता हो गया, पढ़ा क्रिया हो गई और पाठ क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जहां पर कर्म का प्रयोग किया जाता है वहां सकर्मक क्रिया, और जहां पर दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे, जहां पर दो कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे
अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अब दो कर्म इसमें हो गए, कैसे? एक तो बच्चों, ठीक, और दूसरा हिंदी। तो दो कर्म हैं, इसलिए यहां पर द्विकर्मक क्रिया माना जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं। नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 8004270049। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे कि आपको आगे बहुत आसानी हो जाए और सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाए। आइए बात करते हैं अब अगला सहायक क्रिया की। जो अन्य क्रिया के भेद हैं उनमें पहला भेद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ ही प्रयोग होती है। मुख्य क्रिया के साथ ही प्रयोग होती है और अर्थ को पूर्ण करती है। जैसे मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं। अब इसमें देखिए, यहां पर क्रिया क्या है? क्रिया तो मालूम होगी ना, क्रिया है जाना। लेकिन क्रिया को पूर्ण कौन सा शब्द कर रहा है? हूं लग करके इस क्रिया को पूर्ण कर रहा है। तो हूं क्या हो गया? ये हो गया सहायक क्रिया। तो जहां पर जब कोई दूसरा शब्द मुख्य क्रिया के साथ लगकर क्रिया को पूर्ण करता है तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया माने जब एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण होता है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं उदाहरण पूर्वकालिक क्रिया का। राम पढ़कर सो गया। राम पढ़कर सो गया। पहले एक कार्य हुआ क्या? पढ़ना, और उसके बाद दूसरा कार्य हो गया सोना। ठीक, तो जहां पर एक कार्य पहले पूर्ण होता है उसके पश्चात दूसरा कार्य पूर्ण होता है, वहां पर उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं नामबोधक क्रिया की। नामबोधक क्रिया आपने यहां पर नाम धातु क्रिया पढ़ी थी और इसमें है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया में क्या होता है? ठीक वैसे ही है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़ती है। संज्ञा या विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़ती है तो उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा है लाठी, ठीक, और संज्ञा के साथ में जब मारना क्या हो गया? क्रिया, लाठी मारना। ये क्या हो गया? लाठी मारना। ये हो गया नामबोधक क्रिया। और अंतिम आता है आपका सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय में जहां पर क्रिया के साथ बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होता है। जैसे लिखा है राम, उदाहरण यहां पर देख लेते हैं। राम अच्छी चाल चलता है। राम अच्छी चाल चलता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म क्या है? चाल। कर्म का चाल के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक, और उसकी क्रिया क्या है? चलना। अब ये दोनों सजातीय हैं, चाल और चलना। ध्यान में आ गया? जब कर्म और क्रिया का समान रूप से जहां पर प्रयोग किया जाता है वह सजातीय क्रिया होती है। जैसे राम अच्छी चाल चलता है, मोहन अच्छा खेल खेलता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम अंत में वीडियो के बात करते हैं
इस क्रिया और धातु में अंतर के बारे में। हमने शुरुआत में भी बताया था, जो क्रिया का मूल शब्द होता है वह धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना की धातु है पढ़, लिखना की धातु है लिख। जिस प्रकार से हमने क्रिया के दो भेद देखे थे, धातु के भी ठीक उसी प्रकार से दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। जो मूल शब्द है वह मूल धातु, और जब दो शब्दों को मिलाकर के धातु पूर्ण होती है तो वह यौगिक धातु कहलाती है। इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो के अंतर्गत क्रिया के भेद, उनके उदाहरण आपने स्पष्ट रूप से समझे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उन तक भी हमारी बात पहुंच सके और वो भी अच्छे से समझ सकें। ये पूरा टॉपिक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।